मैं डॉक्टर स्नेह प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएसएनबी पीजी कॉलेज, चारबाग, लखनऊ। मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन के एरा में या ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण के युग में भारत की विदेश नीति के अंतर्गत पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग अलग अलग टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का अंतिम है और वो यूनिट 14 और 15 के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। और ये जो टॉपिक है वो वैचारिकी विषय है। ये सिर्फ सरकार और किताबी चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों ही समस्याएं और उसमें से जो हमारा यूनिट 14 है बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। तो यूनिट 14 के अंतर्गत जो बात हमें पढ़नी है वो पढ़नी है पर्यावरणीय खतरे या एनवायरमेंटल क्राइसिस, संकट और आर्थिक चुनौतियां। यूनिट 15 के अंतर्गत हमें पढ़ना है आर्थिक संकट क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, या चैलेंजेज ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी या इंडियन इकोनॉमी। तो इस दृष्टि से आज हम दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के युग में इस पर्यावरणीय संकट के क्या कारण हैं और इसके क्या निदान हो सकते हैं। इस पर सिर्फ किताबों, सिद्धांतों, और ये तो एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है इस समय यूनिट 14 पे अगर हम चर्चा करें पर्यावरणीय खतरे पे, तो इस पर तमाम प्रकार के सेमिनार, डिबेट्स, निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। लेकिन गंभीरता इसकी इतनी ज्यादा है कि अभी 2023 में बिपरजॉय जो तूफान आया था, जो कि अरब सागर में आया, अभी तक ज्यादातर खतरे बंगाल की खाड़ी में ही थे, लेकिन अरब सागर में देखा गया और इसकी प्रचंडता इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा विनाशकता थी कि उसका अनुमान लगाना और उसकी विभत्सता के लिए किस तरीके का प्रोग्राम चलाया जाए, कार्यक्रम चलाया जाए, इस पर एक तरीके से पुनर्विचार करने की नई मांगे शुरू हो गई। तो अगर हम पर्यावरणीय खतरे पर चर्चा करें तो भारतीय परंपरा में या भारतीय दर्शन में अगर हम जाएं तो भारतीय परंपरा और भारतीय दर्शन पर्यावरण के संदर्भ में एक तरीके से वो जो प्रकृति था उससे एक भावनात्मक संबंध की बात करता है। अथर्ववेद में प्रकृति ने के अंतर्गत पृथ्वी को माँ कहा गया और मेघों के वर्षा के जो देवता हैं मेघ, बादल को पिता कहा गया। और ये कहा गया कि पृथ्वी माता में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है और जो वर्षा की जो शक्ति है, उसी के दोनों के समन्वय से हमारा जीवन यापन हो रहा है। इसलिए पृथ्वी माता के समान है और वर्षा के देव मेघ हमारे पिता के समान है। यानी यहाँ पर हम इंडिकेट करना चाहते हैं कि भारतीय जो परंपरा है या भारतीय जो कल्चर है उसमें हम यह देखने को पाते हैं कि प्रकृति से हमारा जुड़ाव एक घर की तरह, एक परिवार की तरह उससे आत्मिक लगाव करके हमें प्रकृति को संरक्षण करना या प्रकृति की इज्जत करना, प्रकृति को बचा कर रखना कितना महत्वपूर्ण है। और यह अथर्ववेद में बात कही गई। लेकिन आज की जो स्थिति है, जहां व्यक्ति ज्यादा विवेकशील, बौद्धिक हो गया है, प्रौद्योगिकियों का ज्ञान है, उसने उपभोक्तावादी संस्कृति और इस ग्लोबलाइजेशन की एरा में जब हमारी भौतिक विकास की कहीं कोई सीमा नहीं है, जब हमारी विकास का कोई मेजरमेंट नहीं है, उस कंडीशन में आज यह कहा जा सकता है कि यह हमारी जो उपभोक्तावादी संस्कृति या हमारी जो ये भौतिकवादी सोच है उसके दुष्परिणाम या प्रौद्योगिकियों का विकास, हम जो फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हम जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, उसके ऐसे प्रभाव पड़ रहे हैं जिससे कि पर्यावरणीय क्षति पहुंच रही है। यहाँ पर हम राजनीति शास्त्र का दार्शनिक विचारक रूसो को कोट करना चाहेंगे कि उसने एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी। उस निबंध प्रतियोगिता में रूसो ने जो निबंध प्रतियोगिता का टॉपिक था कि क्या सभ्यता के विकास ने मनुष्य का उत्थान किया है या पतन। इस निबंध की टाइटल पर रूसो ने जो प्रतियोगिता में निष्कर्ष लिखा
उस निबंध में उसने यह कहा कि सभ्यता के विकास ने मनुष्य का पतन किया है। वो कहा कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे व्यक्ति की बुद्धि नकारात्मकता की तरफ गई और वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित या स्वार्थी या जो उसके दो दो इच्छाएं होती हैं, एक जो उसकी तात्विक इच्छा और एक उसकी जो सामान्य इच्छा है, जो उसकी तत्कालिक इच्छा है, उस इच्छाओं में वह तात्विक इच्छा को परित्याग कर उसने तत्कालिक इच्छा जो करंट जो उसका डिजायर है उसके आधार पर काम करने से एक तरीके से हम विनाशता की तरफ जाते हैं। तो ये सभ्यताओं के विकास ने मनुष्य का पतन किया है। उसका यह निहितार्थ है कि मनुष्य की जो पतन है वो आध्यात्मिक है, मनुष्य का जो पतन है वो मानसिक है। और ऐसे कंडीशन में उसने नारा दिया, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। और प्रकृति के बारे में उसने कहा था अपनी प्राकृतिक अवस्था में कि भले ही सभ्यताएं नहीं थी, भले ही विज्ञान नहीं था, भले ही हम इस तरीके का जीवन यापन नहीं था, लेकिन लोग सभ्य बर्बर की समान थे, नॉवेल सेब थे, वो एक भोले भाले इंसान थे और सहिष्णुता के साथ, एक प्रेम के साथ प्रकृति का रक्षा करके एक साथ रहते थे। तो प्रकृति को हमारे भारतीय परंपरा में उसे ईश्वर माना गया, उसे माता पिता के तुल्य माना गया और प्रकृति की महत्व को इंगित करते हैं हमारे भारतीय दर्शन, हमारे भारतीय साहित्य और हमारे भारतीय प्राचीन परंपराएं। तो आज जो प्रकृति की समस्या है कि जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, मालदीव में समुद्र के अंदर सम्मेलन कराया जा रहा है इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि यदि पृथ्वी का टेम्परेचर इधर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया और इस तरीके से यदि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता होती रहेगी तो निश्चित रूप से ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी का स्तर बढ़ेगा, समुद्रों में जो है मालदीव के मंत्रियों ने सम्मेलन करके यही इंडिकेट किया कि अगर ऐसे हुआ तो पूरा का पूरी धारा पानी में समा जाएगी। तो यहाँ पे आज एक ज्वलंत समस्या है पर्यावरण और मानवीय जितने भी विकास हैं उस सारे विकास की तरफ हम इंडिकेट करेंगे कि उस विकास पर पुनर्विचार किया जाए। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ 2020 से लेकर के 2030 तक परितंत्र संतुलन के रूप में मनाएगा इस दशक को, और इसमें जो परितंत्र या जो हमारी पारिस्थितिकी है, जो हमारी इकोलॉजी है, उसको संतुलित करने पर विशेष बल दिए जाने की योजना है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि पर्यावरण, अब अगर हम ये देखें कि किस तरीके का कार्यों से हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं, तो एक तो जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका हम बहुत ही गलत तरीके से प्रयोग या हम गैर सैद्धांतिक तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, औद्योगिकीकरण किए जा रहे हैं, उस औद्योगिकीकरण में अब नए मानक या जो नए नियम बनाए जाते हैं कि आपको किस स्तर पे कार्बन का उत्सर्जन करना है, या बस्तियों के आसपास आपके इंडस्ट्रीज हैं तो किस डेसिबल तक आपको नॉइस रखनी है, शोरगुल रखना है, शहरीकरण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। हरित क्रांतियां लाई गई उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसमें रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया जिससे कि मृदा प्रदूषण की समस्याएं आ रही हैं, जल प्रदूषण की समस्याएं आ रही हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिन कारणों से आज पृथ्वी पर तमाम प्रकार के प्रदूषण आच्छादित हो रहे हैं, तो उसमें है कि प्राकृतिक साधनों का हम गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाने में गलत मापनों का, गलत तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है, शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रही है, कीटनाशक दवाइयां या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, गरीबी भी एक पर्यावरणीय समस्या का कारण बनती है। गरीबी, रहन सहन, गरीबी, शिक्षा, बुरी सार्वजनिक सेहत, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार न पाना, कम रोजगार, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कुछ ऐसे कारण हैं जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर हम ये कहें कि पर्यावरण है क्या और पर्यावरण में इससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो ये तो हमने आपको ये बताया कि ये ऐसे कुछ कारण हैं जिसके वजह से जो है
पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं। लेकिन पर्यावरण जो होता है वो पर्यावरण या हमारे चारों तरफ की परिधि का जो आवरण है, तो अगर हम इसे और कंसाइज करके देखें और जो है जिसका निहितार्थ बहुत लंबा होगा कि पर्यावरण हमारे आसपास का आवरण है, एक हमारा खुद का ही घर है, खुद की ही चीजें हैं, जिसमें कि आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों ही मंडल हमारी पारिस्थितिकी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं और इसमें एक तरीके से खुद ही प्राकृतिक संतुलन पाया जाता है, नेचुरल बैलेंस पाया जाता है। लेकिन जब मनुष्य इस प्राकृतिक आवरण में, इस पारिस्थितिकी संतुलन में जब विक्षोभ पैदा करता है वो अपनी कुछ निहित स्वार्थों के लिए, तो खुद ही प्रकृति में यह प्रक्रिया होती है कि यदि उसको डिस्टर्ब किया जाए तो वह खुद ही अपने प्रयासों से संतुलित हो जाती है। लेकिन आप ये जो बर्बादी है उसका अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इंसान इस कदर प्रकृति को बर्बाद कर रहा है, इस कदर उसको शोषित कर रहा है कि प्रकृति अपनी क्षमताओं से उसे संतुलित नहीं कर पा रही है। और प्रकृति की क्षमता कितनी है यह बताने की जरूरत नहीं है। तो आप इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य की जो कार्यवाहियां हैं या व्यक्ति जो व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक सार्वजनिक जीवन में जिस तरीके की गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, वो किस लेवल का है, जिससे कि हम आज इस स्तर के पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब हम अगर ये देखें कि पर्यावरण में जो इस बातों से स्पष्ट है कि पर्यावरण के अंतर्गत हम जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल में विक्षोभ पैदा हो रहे हैं और उस विक्षोभ को पैदा करने वाले जो कारण हैं वो ये हैं कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हम गैर सैद्धांतिक तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज बहुत गलत तरीके से लगाए जा रहे हैं, लोगों का शहरीकरण की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं, गरीबी रहन सहन, गरीबी शिक्षा, बुरी सार्वजनिक सेहत, खुराकों की कमी, कम रोजगार, ये सारे ऐसे कारण हैं जो कि हमारे पर्यावरणीय समस्याओं को नुकसान कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, उस पर्यावरणीय समस्याओं के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रदूषण दिखाई देते हैं। तो आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, सभी इस पे लगातार चर्चाएं चलती हैं कि हम जल प्रदूषण, जो हमारा जल मंडल है उसमें जल प्रदूषण की समस्या है, वायु प्रदूषण की समस्या है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या है, मृदा प्रदूषण या मिट्टी में प्रदूषण हो रहे हैं, और आजकल लुप्त प्राय प्राणियां और इस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है जिससे कि प्राणियों की अस्तित्व को ही खतरे में डाला जा रहा है, जिसमें कि वनों की कटाई और इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि कुछ प्रजातियां स्वतः ही विलुप्त हो जा रही हैं। तो अगर हम जल प्रदूषण की चर्चा करें तो जल प्रदूषण का जो महत्वपूर्ण कारण है कि विश्व की जनसंख्या में एक तो लगातार वृद्धि हो रही है, लोग गांवों से हट करके शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो विकास के नाम पर जो इस तरीके से उद्योग लगा रहे हैं और अपनी भौतिक समृद्धि के लिए वो इंडस्ट्रीज का प्रयोग कर रहे हैं, अपने कचरों को जो है नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जो नदी आपके लिए एक तरीके से भारतीय परंपरा में तो नदी को माता कहा गया है, नदी जो है हमारे लिए एक तरल जल को उपलब्ध कराती हैं, बहुत सारी जो नदियां निकल करके आती हैं हिमालय की गोदी से, वो नदियां हमें अनेक प्रकार की बूटियों से और जो है तमाम प्रकार के स्किन डिजीज या बीमारियों से बचाती हैं। आज वो स्थिति नहीं है, नदियां खुद ही रुग्ण हो चुकी हैं, बीमार हो चुकी हैं, और उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यही है कि एक तो जनसंख्या की भारी वृद्धि हुई दुनिया में, आज हम 7 अरब के आसपास हमारी आबादी पॉपुलेशन होने जा रही है, शहरीकरण हो रहा है, जितने भी उद्योगों के गंदे पानी हैं, गंदे चीज हैं या नालों के पानी हैं, वो इन पवित्र नदियों में प्रवाहित किए जा रहे हैं, जल स्रोत जो हमारे हैं उसको गंदे किए जा रहे हैं, विसर्जन करने के लिए हम नदियों का ही प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने वाले फूल पत्ती आदि जो भी धार्मिक तत्व हैं उसे हम इन नदियों में जा करके प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये एक इतनी मात्रा में हो रहा है कि जिससे कि यह नदियां अब खुद ही इस कदर प्रदूषित हो गई हैं कि पूर्वी अगर हम उत्तर प्रदेश पर एक उदाहरण के द्वारा अगर हम इस पे देखें तो वहां के प्रदूषण से ही नदियों में, चाहे गंगा नदी के जल में आर्सेनिक
की अधिकता हो जाने से वहां पर लोगों को उस जल में आर्सेनिक होने से मृत्यु हो रही है, लीवर किडनी की समस्याएं हो रही हैं, स्किन डिजीज की समस्याएं हो रही हैं। और जो समुद्री प्रदूषण है, वो जो विकसित राष्ट्रों के बगल के जो समुद्र हैं, ये विकसित राष्ट्र समुद्रों में प्रदूषण करने के लिए ज्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं। रासायनिक जो उर्वरक प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कीटनाशक दवाइयां प्रयोग की जा रही हैं, इससे नदियों का जो स्रोत है, भूगर्भ स्रोत है, वो सूख रहे हैं और एक तरीके से हम मरुस्थलीकरण की समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जल प्रदूषण की समस्या बड़ी भयंकर है, बहुत विभत्स है। और इस जल प्रदूषण से बचने के लिए जो हम इस पे चर्चा करेंगे कि वैश्विक स्तर पर या ग्लोबल लेवल पर ग्लोबलाइजेशन में आने के बाद यूएनओ या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों से किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं इन समस्याओं को बचाने के लिए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी, एक आपके लिए योजनाएं बना सकती हैं, आपके लिए एक नियमबद्ध कानून बना सकते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं लोगों पे करना है जो लोग इन समस्याओं के कारण हैं। तो हमें खुद ही इस बात को अवेयर होना पड़ेगा कि हम पर्यावरणीय अवेयर के आधार पर तमाम प्रकार की संगोष्ठियां करते हैं कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए, हमें प्लास्टिक वर्जित करना चाहिए, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे विषैले पदार्थों, खरपतवारों को नहीं जलाना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हितों या व्यक्तिगत कुछ क्षणिक हितों के आधार पर इतना अंधा है कि दूरदृष्टि तो छोड़िए, कुछ दूर तक की बातें भी नहीं सोच पा रहा है। तो यहाँ जरूरत इस बात की है कि इन तमाम सरकारी योजनाएं, वैश्विक स्तर की योजनाएं के बावजूद व्यक्ति अपनी खुद की अवेयरनेस से, खुद की जागरूकता से इस विभत्सता को देखे। तो खुद के प्रयास से ही यह समस्याएं, अगर व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति समस्याओं का समाधान करे, तो अगर इंडस्ट्रीज के लिए जो नियम लगाए जा रहे हैं वो तो उनके लिए बाध्यकारी हैं, वो डिक्रीज होंगे ही। अगर न्यूक्लियर स्तर पर देखें, व्यक्ति प्रत्येक इकाई के रूप में इन चीजों पे थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस दिखाएगा, तो हम निश्चित रूप से पर्यावरण की जो समस्या है, जो हमारे जीवन के संकट के लिए समस्या है, अगर हम कहें कि भले ही हमारा कितना भी विकास हो जाए, यदि उस अस्तित्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, या हमारा, अगर हम जो ये आंकड़े देख रहे हैं अभी, या उस स्तर पे नहीं पहुंचा है कि जो प्राणी लुप्त प्राय हो रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से वो प्राणी ही लुप्त हो रहे हैं जो कि आज के एनवायरनमेंट से वो अपने बॉडी नेचर को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यह समस्या एक दिन ऐसी आएगी कि मनुष्य भी लुप्त प्राय प्राणी के रूप में हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट ऐसी स्थिति में पहुंचेगा, ऐसे टेम्परेचर में पहुंचेगा, ऐसे सिचुएशन में पहुंचेगा कि मनुष्य की बॉडी उसे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। और वो ज्यादा दिन नहीं है, वो दिन जब व्यक्ति का ही अस्तित्व समाप्त होने लगेगा। तो यहाँ बहुत सतर्क और सजग होकर के देखने की जरूरत है कि हम इस तरीके का कार्यक्रम चलाएं जिसमें कि हम जल स्रोतों को सुरक्षित रखें, उसे गंदा न करें। विसर्जन जो हम लोग करते हैं वो एक नियत स्थान उसके लिए निर्धारित कर दिया जाए। पानी की एक एक बूंद को सजो करके रखें, और जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उस कानून का पालन बाध्यता मान करके नहीं, वह कानून हमारी ही आवश्यकताओं के लिए है, हमारी ही मांगों के आधार पर है, इसलिए उस कानून का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ हम सभी करें। अब अगर हम वायु प्रदूषण के ऊपर आते हैं, तो वायु प्रदूषण, अगर हम वायुमंडल में आए, तो वायु प्रदूषण के बारे में WHO ने कहा कि बाह्य वातावरण में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व जब सघन रूप में एकत्रित हो जाते हैं, तो इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी जो हमारे स्थल मंडल के बाहर जो ऊपर का जो वातावरण है, जिसे हम बाह्य मंडल या हम कह सकते हैं उसे वायुमंडल, तो उसमें जो भी हमारे मोटर व्हीकल्स हैं, या जो हमारे इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, कोल काल कारखाने लग रहे हैं, उससे जो पर्यावरण में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड्स के हों, चाहे लेड्स के हों, सीसा के हों, ये जब सघन रूप से इंटीग्रेट हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि वायु प्रदूषित हो रही है। और उस वायु प्रदूषण से तमाम प्रकार की हमें बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, अस्थमा, सांस की बीमारियां। तो
और यही नहीं, जलीय प्रदूषण जो हमारा होता है, उस जलीय प्रदूषण में भी वायु प्रदूषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम जैसे अभी देखें कि नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा जब वायुमंडल में ज़्यादा होती है, तो बारिश में पानी और नाइट्रिक ऑक्साइड के क्रिएशन से हम नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं, इसलिए जो वर्षा होती है वो जो है एक प्रकार से अम्लीय वर्षा हो रही है। यह अम्लीय वर्षा जो हमारी संगमरमर से लगी हुई इमारतें हैं, जैसे आगरा का ताजमहल था, वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस निकल रहे थे इंडस्ट्रीज से, उससे उस पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का अ, उससे उसके जो है टाइल्स काले हो रहे थे। तो एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, या जो इस तरीके से मोटर व्हीकल्स चलाए जा रहे हैं, और इस तरीके से रॉकेट सैटेलाइट्स जो ये प्रदूषित हो रहे हैं, इस पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। तो यह सिर्फ व्यक्तियों को मानवीय बीमारियों से ही नहीं, जल प्रदूषण का भी यह एक प्रकार से कारण बन रहा है। तो इसका एक चैन है, इसकी एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला को तोड़ने की जरूरत है। तो इसमें हमें ध्यान देने की यह जरूरी है कि फैक्ट्री और वाहन के जो धुएं हैं, उसे किस सीमा में रखा जाए, उसके लिए एक निश्चित नियम बनाए जाएं। पटाखे के लिए तमाम हमारी सरकार के द्वारा इसे प्रतिबंधित करने के लिए नियम भी बनाए जाते हैं, कोर्ट के माध्यम से इसे प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन तमाम आयोजनों पे पटाखे का प्रयोग हम धड़ल्ले के साथ करते हैं, जिससे कि हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। कूड़ा कचरा जलाते हैं, धान की वो होती है, उसको जलाने से हमारा मीथेन गैस निकलते हैं। इस मीथेन गैस से तमाम प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं। तो वायु प्रदूषण भी एक समस्या है, और इस वायु प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए यह हम खुद ही इसका प्रयास कर सकते हैं कि फैक्ट्रियों से जो धुएं निकल रहे हैं, उसके लिए एक निश्चित पैमाना हो, निश्चित नियम हो, और उस पर निगरानी तंत्र मजबूत हो। वाहन के धुएं पर कंट्रोल किया जाए, और प्रदूषण का जो है मानक तैयार किया जाए। पटाखों का प्रयोग न किया जाए, और इस तरीके के चीजों को जलाया न जाए, जिससे कि वायु प्रदूषण प्रभावित होता है या वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए एक समस्या का विषय बना हुआ है। ध्वनि प्रदूषण से हमें मानसिक बीमारियां होती हैं, श्रवण तंत्र की बीमारियां होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, श्रवण शक्ति कमजोर होती है, अनिद्रा की समस्या आती है। तो ध्वनि प्रदूषण भी मनुष्य में तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। तो और इसका जो ध्वनि प्रदूषण का भी जो महत्वपूर्ण कारण है, उसमें शहरी और औद्योगिक संस्कृति की ही देन है। और जो है हम जो ध्वनि प्रदूषण का मानक तय करते हैं, वो डेसिबल के आधार पर करते हैं, और ये डेसिबल जो बनता है, वो उसके ध्वनि के दबाव, उच्चता और तारत्व के आधार पर हम जो ध्वनि की प्रदूषण की जो यूनिट्स बनाते हैं, उसे हम कहते हैं डेसिबल। तो 50 डेसिबल के बाद की जितनी भी आवाज होती है, हमारी कान को या हमारे हृदय को या हमारे मन को 50 डेसिबल से ज्यादा की आवाज हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। तो चाहे वो टीवी हो, संगीत हो, कार के हार्न हो, लाउडस्पीकर हो, बैंड बाजे हो, पटाखे हो, डीजे हो, इस तरीके की चीज जो कि 50 डेसिबल से ज्यादा की आवाज कर रहे हैं, उस पर नियंत्रित करने की जरूरत है। वो सरकार के द्वारा नियम बनाने पर, और खुद भी इस व्यक्ति, हमने कहा ना कि ये जो प्रदूषण से संबंधित, पहले ही हमने चर्चा से पहले इस बात पे आप लोगों को बताया कि आज का जो विषय है वैचारिकी विषय है, यह हमारा आत्मिक विषय है, जिसे हम किताबों से पढ़ने, किसी की व्याख्यान को सुनने से ज्यादा खुद की अंतर चेतना, खुद के अंतर मन में इस समस्या की गंभीरता का ध्यान करके हम इससे बच सकते हैं। तो यह एक ऐसी समस्याएं हैं जिसमें सरकारी योजनाएं या ग्लोबल योजनाओं से ज्यादा व्यक्तिगत यूनिट्स लेवल पर हमारी दृष्टि में अगर प्रयास किए जाएं, तो ये छोटे एफर्ट बड़े प्रभाव लेकर के आएंगे। अगर हम टीवियों का आवाज धीमा रखते हैं, संगीत अपने घर में बजाते हैं, उसकी आवाज को धीमे करते हैं, और कार का हॉर्न, लाउडस्पीकर, बैंड बाजे, पटाखे आदि पर अगर हम इन छोटे छोटे चीजों पर नियंत्रण करें, तो ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं।
एक बहुत बड़ा प्रदूषण हमें जमीन या मृदा प्रदूषण के रूप में दिखाई दे रहा है। आज देखते हैं हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन सभी लोग कर रहे हैं, अच्छे खान पान लोगों का बेहतर हुआ है पहले से। खान पान पे खर्च का उनका जीडीपी का जो पारिवारिक जो जीडीपी हो सकती है उसमें एक जो खान पान का खर्च है वो उसका एक ज्यादा मत जा रहा है, लेकिन बीमारियां उससे भी ज्यादा आ रही। उसके पीछे कारण ये है कि जो हम हरित क्रांतियों के माध्यम से हमने जो जमीन के में रासायनिक खादों का प्रयोग के बाद जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो हमने कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया, उससे हमारी मृदा प्रदूषित हो गई। और आज उस मृदा के प्रदूषण से हमारे जो खान पान के सामग्री हैं वह भी प्रदूषित हो रहे हैं। तो इसमें हम एक तो औद्योगिक कचरा डाल रहे हैं, प्लास्टिक के प्रतिबंध पर तमाम प्रकार के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं। महाविद्यालयों में एनएसएस के माध्यम से हम काम करते हैं इस पर कि प्लास्टिकों का प्रयोग न किया जाए। सरकार इस तरीके की अवेयरनेस देती है, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर हम प्लास्टिक प्रयोग को रोकते हैं। लोग इस बात को जानते भी हैं कि प्लास्टिक के प्रयोग के उसके जो कार्बन के अणु हैं हजारों वर्षों तक वह जमीन के अंदर उसी अवस्था में पड़े रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का विखंडन नहीं होता, जो कि एक तरीके से जटिल मृदा प्रदूषण के कारण बनते हैं। और इसलिए हम बार बार यह किया जाता है कि प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन प्लास्टिक का प्रयोग हो कम नहीं हो रहा है। कुछ लोग चोरी से या किसी भी तरीके से प्लास्टिक का दुकानों पर प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कि पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए एक गंभीर समस्या बना हुआ है। तो प्लास्टिक का प्रयोग, औद्योगिक कचरा, रासायनिक खाद, कीटनाशक, ये इन जहरीली तत्वों के प्रयोग से हमारी जमीन, हमारी मृदा, हमारी धरा प्रदूषित हो रही है। और यही नहीं, इन सब का प्रभाव यह हो रहा है कि जो हमारे प्राणी हैं वो प्राणी लुप्त हो रहे हैं। तो अगर हम देखें कि जो हमारी इकोलॉजी होती है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें जलीय, स्थलीय और आकाशीय जो भाग है, उसमें जो निर्जीव और जो निर्जीव वातावरण है उसके बीच का जो संबंध होता है, जल में, स्थल में और वायुमंडल में जो लोग निवास कर रहे हैं और वो जो निर्जीव वातावरण है, उसके बीच एक संतुलित संबंध होता है। उस संतुलित संबंधों में हमारी इन उपरोक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से जब इस स्तर तक भी क्षोभ पैदा हो जाए जिससे कि प्रकृति खुद ही अपने आप को संतुलित न कर सके, तो हम एक प्रदूषण की समस्या में या हम एक पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति में जाते हैं। और यही स्थिति, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, चाहे वो वनों को काटने से उनके प्राणियों के निवास की समस्या हो, ऐसे स्थिति में प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो रेड बुक ऑफ वाइल्ड जो कि यह डाटा जारी करता है कि कितने प्राणी विलुप्त हो चुके हैं, तो इसका एक आंकड़ा है कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच, यानी इन 300 वर्षों में 36 स्तनधारी जीव और 19 पक्षी की प्रजाति लुप्त हो गई है। यानी इनका अस्तित्व इस रेड बुक ऑफ वाइल्ड के डाटा से अब ये इनका अस्तित्व नहीं रहा। और इन्हीं का अनुमान है कि 236 स्तनधारी जीव और 287 पक्षी प्रजाति के जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो आप इस आंकड़ों से अनुमान लगा सकते हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण की चुनौतियां या पर्यावरणीय खतरा इस ग्लोबलाइजेशन, इस उदारीकरण, इस निजीकरण के युग में जब हम उपभोक्तावादी संस्कृति के तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हम कैसे जो है अपने इस मानवीय संसाधनीय आधार पर भौतिक विकास और इस पर्यावरणीय संरक्षण को संतुलित करके रह सकते हैं। ज्यादा जरूरत है कि प्रकृति को सुरक्षित रखा जाए और प्रकृति को संरक्षित करके पर्यावरण को संरक्षण प्रदान किया जाए। आजकल जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की समस्या पर्यावरण के अंतर्गत हम विशेष रूप से देखते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विचार करते हुए देखें, तो पर्यावरणीय समस्या के अंतर्गत जो ये धरा है या जो सूर्य से जो किरणें निकल करके आती हैं, तो चाहे ओजोन का परत है, ओजोन का परत
ऑक्सीजन की ही एक अणु है, जिसमें कि ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। वो ओजोन की परत जो सूर्य से किरणें निकलती हैं उसको सुरक्षित करता है, और वहां पृथ्वी पर हमें एक फिल्ट्रेट सूर्य की किरणें आती हैं और यहीं से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि जब अ, हम हमारे इस इंडस्ट्रीज लगाने से या हमारे कारखाने लगाने से या हम विकास की इस दौड़ में कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा को एक स्तर से जब ज्यादा कर ले जाते हैं, जब कार्बन का परसेंटेज वातावरण में ज्यादा हो जाता है, तो पृथ्वी एक कांच घर या एक ग्लास हाउस, तो जिसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, हरित गृह गैस, ये जो ग्लास हाउसेस हैं वो करती क्या है कि जो सूर्य से किरणें आती हैं उन्हें ये रिफ्लेक्ट नहीं होने देती हैं। तो चाहे वो कार्बन, इसमें 6 प्रकार की गैसों की चर्चा की गई है, चाहे वो कार्बन फ्लोरोकार्बन हो, मीथेन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, लेड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ये गैसेज ऐसे हैं जो कि पृथ्वी पर कार्बन के की मात्रा को बढ़ा करके सूर्य की जो आती हुई आपतित किरणें हैं उसको परावर्तित नहीं करती, उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, जिससे कि उस सूर्य की आई हुई किरणें पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। विगत 100 वर्षों में पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, जिससे कि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तमाम प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो ये एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन्हीं सब समस्याओं से जो हमारी आज की जलवायु है कि समय से वर्षा न होना, एक फिल्म है उसमें यह कहा गया कि किसी टीचर ने पूछा छात्र से कि कितने मौसम होते हैं, तो उसने कहा दो, एक शरद ऋतु होती है और एक ग्रीष्म ऋतु होती है। तो एक सामान्य भाषा थी, तो उसमें उसने कहा कि वर्षा ऋतु क्या हो गई, तो उस वर्षा ऋतु कहा कि वर्षा तो होती ही नहीं, वर्षा तो साल भर में 2 बार या 4 बार हो जाए। तो ये एक क्लाइमेट चेंज का ये विभीषिका है, यह बात सत्य भी है। यह इस तरीके से भीषण समस्या का रूप पकड़ रही है कि उसके लिए बहुत ही जल्द सजग होने की जरूरत है। तो अगर हम इसके बचाव पर बात करें कि क्या इसके बचाव हो सकते हैं, तो बचाव तो हमने आपको जितने प्रदूषण बताए उसमें हमने व्यक्तिगत स्तर के बचाव की चर्चा करते ही चले हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी इस तरीके के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 1960 के दशक से ही मानवता ने पर्यावरण की संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाने की आवश्यकता का अनुभव करने लगा। तो जो पहला हुआ वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, 1972 में पर्यावरण पर पहला जो सम्मेलन होता है मानवीय पर्यावरण पर, वो स्टॉकहोम सम्मेलन है, जो कि 5 जून 1972 से 16 जून 1972 तक चला। और इसी 5 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस या एनवायरमेंटल डे के रूप में इस स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा इस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया, जिस पर कि हम देखते हैं कि हर वर्ष 5 जून को हम एनवायरमेंट के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे कि लोग पर्यावरण की तरफ जागरूक हो सके। हमें वृक्ष लगाने चाहिए, हम किस तरीके से कम साल में एक दिन हम अगर इस बात पर विचार करें तो। लेकिन अब समस्या इतनी भीषण और विभत्स हो गई है कि सिर्फ एक दिन ही नहीं, 5 जून के रूप में आपको हर दिन मनाना पड़ेगा, और हमें पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदना के स्तर पर जाकर के सजग होने की जरूरत है। फिर 1982 में, 1982 में ही इस स्टॉकहोम सम्मेलन का 10 वर्षीय सम्मेलन, इसका वर्षगांठ मनाया गया, इसकी एनिवर्सरी मनाई गई। और विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक भी, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मीट, 1997 में किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जलवायु परिवर्तन पर ही है, क्लाइमेट चेंज पर ही है, बहुत महत्वपूर्ण है, यह 1997 में किया गया। और यहाँ पर 6 गैसों को चिन्हित किया गया कि जो कि वैश्विक उष्णता को बढ़ा रहे हैं, और इस वैश्विक उष्णता पर इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने की जरूरत है।
तो इसमें उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल में इन 6 गैसों का जिक्र किया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साक्लोराइड को इन्होंने चिन्हित किया। ये तो इस तरीके के प्रयास लगातार चल रहे हैं। इस समय 2020 से 30 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ परितंत्र संतुलन या पारिस्थितिकी बैलेंस पर काम कर रही है, और दुनिया के वह क्षेत्रफल, कुछ क्षेत्रफलों पे, कुछ एरिया पर वह अपना संरचना परितंत्र का पुनर्रिकंस्ट्रक्शन के रूप में काम कर रही है, जिससे कि हम वहां पर संरचनात्मक विकास कर सके, प्रकृति की ओर लौट चले। लेकिन यहाँ पर विकसित और विकासशील देशों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विकसित देश और विकासशील देश जब हम ग्लोबल सबमिशन करते हैं तो यही चर्चा होती है कि कार्बन उत्सर्जन पे हम कैसे समझौता करें। जो विकसित राष्ट्र हैं वो ये कहते हैं कि हम जनसंख्या के आधार पर और उस पॉपुलेशन के आधार पर हम जो है कार्बन उत्सर्जन का मानक तैयार करेंगे, और विकासशील राष्ट्र उसका यह कहना है कि हम तो अभी विकास में बहुत पीछे हैं और विकसित राष्ट्र इंडस्ट्रीज लगा करके बहुत डेवलप्ड हो चुका है, तो कार्बन उत्सर्जन में हमें कुछ छूट दिया जाए। लेकिन विकसित राष्ट्र इस भौतिकता के दौड़ में, इस भौतिकता के प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में, वह विकासशील राष्ट्रों के इस मांगों को मानने को तैयार नहीं, और वो अभी भी कुछ इस तरीके की डिप्लोमेसी का अनुसरण करते हैं जिससे कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में उनका मानक बेहतर बना रहे और वो अपनी प्रौद्योगिकियों का लगातार विकास कर सकें, और विकासशील राष्ट्र को कोई विशेष लाभ या कुछ विशेष रियायत न मिलने पाए। यह एक वैश्विक स्तर पर जब हम वैश्व कुटुंबकम या विश्व शांति की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर यह छोटे मोटे सेक्रीफाइस, त्याग की भावना का होना अनिवार्य है। यह बात जरूर है कि जो विकासशील देश हैं, जो तृतीय विश्व के देश हैं, जिन्हें अभी बहुत सारे चीजों पर विकास करने की जरूरत है, तो यहाँ पर एक मानवीय सहिष्णुता का पालन करते हुए इन विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन के मामले में कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाने की जरूरत है, जिसमें यूएनओ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो यहाँ पर हम एक संतुलित दृष्टिकोण लेते हुए, जिसमें कि हम अपनी बौद्धिक आत्मिक क्षमताओं का प्रयोग अपने इस भौतिक विकास के साथ साथ जीवन को संरक्षित रखते हुए हम प्रकृति की ओर लौटो। भारतीय सनातन, भारतीय परंपरा में जो प्रकृति की पूजा, प्रकृति को माता, प्रकृति को पिता का जो संदेश दिया गया है, उसे पुनः पुनर्जीवित करते हुए हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ आगे बढ़े। चूंकि आज हम लोगों को 2 यूनिट पढ़ना है, तो पर्यावरण पे जो हमारी काउंसलिंग रही वो ये रही कि अब इस काउंसलिंग पर आप देख सकते हैं दूसरा मुद्दा भी हमें पढ़ना है। दूसरा मुद्दा है आर्थिक चुनौतियां। भारत की आर्थिक चुनौतियां, यह भी एक गंभीर मुद्दा है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 14 एंड 15 दोनों एक दूसरे से बड़े रिलेटेड हमें लगते हैं। पर्यावरणीय और आर्थिक जो विकास है, उस आर्थिक या उस तकनीकी विकास के द्वारा जो हमारा पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, उस पर्यावरणीय क्षरण को संतुलित रखते हुए हम आर्थिक विकास भी कर सकें। और दुनिया में जब हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलिज्म के एरा में चलते हैं, जहां पर सब कुछ मानक आर्थिक आधार है और हम एक इकोनॉमिक एरा में जीवन जी रहे हैं, पूरे का पूरा विश्व एक बाजार बन चुका है, हम पूरी की पूरी मार्केट सिस्टम में चलते हैं जहां संवेदनाएं भी खरीदी बेची जाती हैं, वहां की उस प्रतिस्पर्धा में हम किस तरीके से अपने आर्थिक प्रगति को भी वैश्विक स्तर पर एक चमकीले चकाचौंध की तरह देख सकें और हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित भी रख सके। तो भारत की जो, जहां तक आर्थिक विकास की बात है, तो भारत की जो आर्थिक चुनौतियां हैं वो क्या हैं? भारत का एक औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत की क्या आर्थिक स्थिति रही, आजादी के बाद भारत कैसा रहा, 1991 के बाद भारत की क्या स्थिति है, और आज WTO, G20, आसियान के साथ संबंध होते हुए भी भारत के पास वैश्विक स्तर पर किस स्तर, और इस कोविड एरा के बाद, कोविड 19 के बाद किस तरीके के इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं।
तो अगर हम चर्चा करें औपनिवेशिक काल की, तो औपनिवेशिक शासन 1600 ईस्वी के बाद से ही भारत में, तो अगर हम देखें तो भारत की भौतिक समृद्धि को देख करके 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार मुगल ने भारत पर आक्रमण किया, और उसके बाद मुगलों का आक्रमण, फिर अंग्रेजों का, डचों का, पुर्तगालियों का, स्पेनियों का, सभी ने कहीं ना कहीं भारत को लूटा खसोटा। और यह भारत की आर्थिक समृद्धि, उसकी आर्थिक ताकत ही ऐसी थी जो दुनिया के सभी राष्ट्रों को इसने अट्रैक्ट किया। भारत की क्षमताओं में कोई कमी नहीं थी, भारत की आर्थिक स्थिति में कोई कमी नहीं थी, भारत के विज्ञान, भारत के विकास में कोई कमी नहीं थी। लेकिन भारत के साथ जो इन राष्ट्रों ने भारत में आए, भारत में व्यापार किए, भारत को अपने तरीके से शासित किए, उसके पीछे कुछ भारत की आंतरिक विविधता, भारत की सामाजिक संरचना में आंतरिक गतिरोध और भारत के लोगों का एक भोला भाला स्वभाव ने इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ा। अगर हम औपनिवेशिक काल से पहले चर्चा करें तो भारत को सोने की चिड़िया के रूप में इसे परिभाषित किया जाता था, और दुनिया की यह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यह एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। औपनिवेशिक काल और औद्योगिक क्रांति जो हमारी 18वीं शताब्दी में होती है, उसके बाद से यूरोप का वर्चस्व बढ़ता है, और इस औपनिवेशिक काल में और औद्योगिक क्रांति के बाद भारी गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था में आती है। अगर हम आजादी के बाद की चर्चा करें तो आजादी के तुरंत बाद जो भारत में अर्थव्यवस्था या अर्थ विकास का जो मॉडल एडॉप्ट किया गया, वो मॉडल था केंद्रीय योजनाबद्ध आर्थिक संरचना, यानी कि और 5 साल का विकास मॉडल, यानी हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, जो कि सोवियत संघ रूस से भारत ने इस चीज को ग्रहण किया था। तो एक तरीके से हम आजादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक हम विकास मॉडल बनाते थे, और योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करते थे। और भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया कि भारत एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र होगा। तो भारत में एक समाजवादी अर्थव्यवस्था आज भी भारत की प्रियम्बल में है। तो समाजवाद के आधार पर वह जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी पैटर्न पर अर्थव्यवस्था को समन्वित करने का प्रयास किया गया। तो 1947 के बाद भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर आगे काम करना शुरू करता है, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो गरीबी हटाओ देश की का नारा दिया गया 5वीं 6वीं योजनाओं में, इसी तरीके से किस तरीके से हम स्वास्थ्य के सेक्टर में किस योजना को ज्यादा महत्व दिया गया, किस योजना के अंतर्गत हमने जो है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के आते हैं, हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था का विकास किया गया। लेकिन 1991 के बाद, और जो कि सोवियत युग में, और भारत का सोवियत से संघ रूस से विशेष रूप से आर्थिक व्यापार था, हमारा व्यापार संतुलन सोवियत संघ रूस के पक्ष में था। तो लेकिन 1991 में जब शीत युद्ध की समाप्ति होती है सोवियत संघ के रूस के विघटन होने के बाद, सोवियत संघ रूस खुद ही अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। दुनिया में वन पोलर सिस्टम एस्टेब्लिश होती है 1991 के बाद, वन आइडियोलॉजी एस्टेब्लिश होती है, वन कंट्री की मोनोपोली एस्टेब्लिश होती है। वो एक भारत के लिए और इसके अतिरिक्त बहुत सारे विकासशील राष्ट्रों के लिए वह एक क्राइसिस का समय था, जहां पर वह उदारवादी निजीकरण और भूमंडलीकरण के मूलभूत पैटर्न को ही नहीं समझ पाया था। वैसे स्थिति में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह एकदम टूट चुकी थी। 2 सप्ताह के सामानों के आयात शुल्क ही भारत के पास शेष रह गए थे। उस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, और अपने देश के सोने को, गोल्ड को जो है लंदन बैंक में गिरवी रख करके वहां से आयात शुल्क अर्जित किया गया, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बढ़ाई गई। फिर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, उन्होंने उदारवादी मूल्यों को अडॉप्ट किया, और
लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो की नीति से जो हमने एक खुलेपन की नीति का शुरुआत किया गया। तो 1991 के दौर के बाद के तक अगर हम चर्चा करें तो सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी रहा, और सोवियत संघ के विघटन, खाड़ी युद्ध जो उस समय चल रही थी, तेल की कीमत भी बढ़ी थी, तो इन सारे चीजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। और 1991 में भारत एक भुगतान संतुलन असंतुलन का सामना कर रहा था, जिसमें उसे निर्यात ज- कम होता था और आयात ज्यादा होता था। तो आर्थिक संकट 1991 के बाद जो उसने आया, उसके अंतर्गत 1991 में जब हम उदारवाद, ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण को स्वीकार करते हैं, तो उस समय भारत की जो आर्थिक नीति थी, उस आर्थिक नीति में आयात शुल्क कम किए गए, बाजार का नियंत्रण मुक्त किया गया, बाजार को करों को कम करने के फैसले लिए गए, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, तथा इससे अर्थव्यवस्था बढ़ाने में मदद मिली। एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बहुत तेजी से बढ़ाया गया और उपभोक्ता क्षेत्र की वृद्धि की गई। हमारी पूर्व की ओर देखो नीति का अनुसरण किया गया, और 2003 से लेकर के 2007 तक हम 7 से 8% तक के जीडीपी के सेक्टर में बढ़ोतरी हासिल किए, जो कि एक सराहनीय था। दुनिया में टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई। ऐसे में हम आईटी क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इंटरनेट की शुरुआत दुनिया में 1995 से होती है, और हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेहतर तरीके से आगे बढ़े। और इस वृद्धि के पीछे के कारण 2000 में जो Y2 के ईयर 2000 का 2000 का जो वर्ष था, जिसमें यह माना जा रहा था कि 31 दिसंबर 1999 के बाद जो डाटा कंप्यूटर में या इंटरनेट में फीड है वो फॉल्स हो जाएंगे, और दुनिया के कंप्यूटर काम नहीं करेंगे। उस समय भारत जो उसने शून्य दिया है दुनिया को, उसने ही उस समय ही भारत के इंजीनियर ने इस Y2 के समस्या का समाधान किया, जिसके बाद से इंफोसिस, चाहे जो भी आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं, उन सारी आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियों ने भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अपने यहाँ काम देना शुरू किया। यानी सॉफ्टवेयर सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में भारत के इंजीनियर या भारत के जो टेक्नीशियन थे, उनको वहां पर जाने का अवसर मिलता है। तो 1995 के बाद इंटरनेट के आगमन, आईटी सेक्टर में भारत का बढ़ता वो, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, रासायनिक, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के सेक्टर में भारत ने गुणात्मक तरीके से वृद्धि की। भारत इस युग के बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक तरीके से हब बनता जा रहा है। डिजिटलीकरण में वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम डिजिटलाइजेशन का यह एरा है कि ग्रामीण भारत के लोग भी एकीकृत भुगतान या सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में तुरंत पैसे का ट्रांसफर कर रहे हैं, भले ही उनके पास लिटरेसी का लेवल, साक्षरता का लेवल बहुत ऊंचा नहीं हो, लेकिन वो इस तरीके के मोबाइल ट्रांसफर करना या वो इस तरीके की तकनीकियों से बहुत ज्यादा जानकार हो चुके हैं। यूपीआई का प्रयोग करने में भारत इस समय चीन और यूएसए से आगे निकल चुका है। 2020 में भारत यूपीआई के माध्यम से 25.5 बिलियन का लेन देन करता है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जोमेटो जैसे स्टार्टअप कंपनियां भारत में अरबों डॉलर के व्यवसाय में बदल गए। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो भारत निश्चित रूप से 1991 के बाद बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। दुनिया के में क्रय शक्ति में भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है, और सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता में भारत यूएसए और चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। भारत एक बड़ा बाजार है, बड़ी संख्या में शिक्षित युवा कार्यबल हैं, और इन 75 वर्ष की अभूतपूर्व वृद्धि में भारत एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था में आ चुका है कि वह विश्व में गेम चेंजर की भूमिका को भी अदा कर सकता है। तो यहाँ जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम यह देखें कि इन आंकड़ों पर अगर हम दृष्टि डालें तो 1947 के बाद
जब भारत आजाद होता है तो आजादी के बाद से 1991 तक की जो उसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, या जो उसकी सोवियत संघ रूस से संबंध के आधार पर जो उसकी अर्थव्यवस्था थी, या एक स्वतंत्र, एक नवोदित राष्ट्र के रूप में वह शीत युद्ध में सामना करते हुए जिस तरीके से अपने यहाँ इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहा है, अपने यहाँ वो कर रहा, तो एक संघर्ष के एरा में वह 1980 तक आता है। 1980 के बाद से ही धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की स्थितियां स्थिर होना शुरू होती हैं। लेकिन 1991 में, 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति होने के बाद, शीत युद्ध की जब समाप्ति हो जाती है, उसके बाद जब हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में आते हैं, निजीकरण के दौर में आते हैं और उदारीकरण के दौर में आते हैं, तो उस अर्थव्यवस्था को भारत ने बड़ी तेजी से अडॉप्ट किया। और वो चाहे तकनीकियों का विकास हो, चाहे वो निर्यात और भुगतान संतुलन की बात हो, चाहे वो इंटरनेट के प्रयोग में, या इंटरनेट में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के को बढ़ाने के रूप में देखा जाए, तो भारत इन वर्षों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अब अगर हम ये देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था तो निश्चित रूप से एक औपनिवेशिक काल के पहले की जो अर्थव्यवस्था थी, वह भारत सोने की चिड़िया थी, और भारत उस समय एक आत्मनिर्भर और समृद्ध आर्थिक व्यवस्था के आधार पर चल रहा था। औपनिवेशिक काल और औद्योगिकीकरण के बाद से भारत की यह स्थिति खराब हुई है। लेकिन आजादी के बाद भारत एक संघर्ष करते हुए, और विशेष रूप से इधर 25-30 वर्षों में, 1991 के बाद, जब भारत में और इस अर्थव्यवस्था में मनमोहन सिंह की जो वित्त मंत्री काल में जो इन्होंने अपनी आर्थिक फार्मूला दिया था, निश्चित रूप से सराहनीय रहा। और नई सरकार के द्वारा इसको जो नए वैश्विक एरा है, उस नए वैश्विक एरा में जो इस तरीके से भारत की क्षमता, भारत की आर्थिक क्षमता, भारत की युवा क्षमता, भारत की कार्यकुशल की क्षमता के द्वारा जो स्टार्टअप योजना या मेक इन इंडिया योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सारी योजनाओं के माध्यम से भारत आज विश्व में वैसे कंडीशन में भी, कि जब वो 2008 की आर्थिक मंदी आई हो, या कोविड-19 के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं टूट गई हो, चरमरा गई हो, वैसे कंडीशन में भी भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई दिया। भारत के लोगों पर कोई विशेष इन समस्याओं का प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस उदाहरण के माध्यम से, इस दृष्टि के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की जड़ें अब काफी मजबूत हो चुकी हैं। वैश्विक स्तर पर जब सारा विश्व, चाहे हमारा बगल का पड़ोसी पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, ये जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, जिन्होंने इस कोविड के बाद कि इनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, वैसे में भी भारत एक स्थिर, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित पाता है। तो निश्चित रूप से भारत इन 25-30 वर्षों में बहुत ही तीव्र गति से अर्थव्यवस्था का विकास किया है, और भारत की एक मजबूत अर्थव्यवस्था स्थापित हुई है। लेकिन इससे यह नहीं होता कि भारत आज भी 1 अरब 22 करोड़ से अधिक की उसकी आबादी है। उन सारी आबादियों में जीवन स्तर का सुधार, उसे एक न्यूट्रिशन फूड मिल सके, सभी को रोजगार मिल सके, इस तरीके के, और कोविड महामारी के बाद की जो इंटरनल समस्याएं आई हैं, अगर हम उस पर थोड़ा सा सूक्ष्मता से दृष्टि डालें, तो बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारी समस्याएं हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में है कि इस समय उच्च मुद्रा स्फीति है, जिसमें वस्तुएं कम है और मांग ज्यादा है, जिससे कि कोविड-19 के बाद, तो जिससे कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। कोविड-19 के दौरान जो लोग रोजगार में थे, वो बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं। वस्तु और सेवाओं की मांगें घट रही हैं। तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद ये विकास हमारे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर को बड़ी तेजी से बढ़ा रही है। इस बेरोजगारी दर के बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में एक कई किस्म के अपराधों का जन्म हो रहा है, जिसमें कि भ्रष्टाचार की समस्या, छिटपुट हिंसाओं की हिंसा, और यह कहीं न कहीं नक्सलवाद और संगठित अपराध के रूप भी धारण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आर्थिक, देखिए कहा गया है कि लास्की ने कहा है
कि हम जब तक हमें 2 वक्त के खाने की गारंटी नहीं मिल जाती, हमें किसी भी राजनीतिक विकास मतलब आर्थिक अधिकार के बिना राजनीतिक अधिकार एक कपोल कल्पना या मिथ है। तो आर्थिक अधिकार और आर्थिक मजबूती होना, तो भले ही भारत जीडीपी के सेक्टर में बेहतर दिख रहा है, टेक्निक के सेक्टर में भी दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बेहतर दिख रहा है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में दिख रहा है, क्रय शक्ति के रूप में दिख रहा है, लेकिन जो ये विकास है वह समता मूलक विकास नहीं है, वह विषमता मूलक एक विकास है। इसमें बहुत सारे लोग अपनी जीवन यापन करने के लिए जो उनकी मिनिमम नीड है, यानी आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस स्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, और कोविड-19 के बाद यह समस्याएं और बड़ी तेजी से आ रही हैं। अगर हम एक आंकड़े पर दृष्टि डालें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो एपीआर जुलाई 2020 में था, उसने यह डाटा दिया कि 1.8 करोड़ से अधिक जो सैलरी वेतन भोगी थे उनकी नौकरियां चली गई। तो अब इनकी जो नौकरियां चली गई हैं, अब इनकी जिम्मेदारी इनके परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी एक प्रकार से समस्या का विषय बना हुआ है। तो निश्चित रूप से इस अर्थव्यवस्था के विकास और इस तरीके की गतियों का होने के बाद सरकार को इस तरीके की योजनाएं चलानी है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को भी एक लक्ष्य के रूप में रखा है, तो जिसमें कि एक आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। और ये जो पूंजीवाद की या ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी जो एक समस्या है कि वह समतामूलक विकास की तरफ नहीं बढ़ता, तो हम यह नहीं कहते कि धरा एक समान हो जाएगी, लेकिन ये जो विकास है, यह विकास हमें उन ग्रामीणों में, उन बेरोजगार नवयुवकों की तरफ भी जाना चाहिए जो आज संघर्ष कर रहे हैं या किसी अपराधी की तरफ बढ़ रहे हैं, या उनसे अलग तरीके का वो उस भौतिकवादी युग में अपने आप को सर्वाइव या अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए नकारात्मक कार्यक्रमों को पकड़ रहे हैं, उस चीज से बचाने की जरूरत है। और भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, एक विश्व गुरु राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, तो जो अवसंरचनात्मक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर हैं, चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो, बंदरगाह हो या बिजली, पानी, स्वच्छता, जो पर्याप्त अवसंरचना है, इसके बहुत सी जगहों पे हम अभाव देख रहे हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे नक्सलवाद की समस्या हो या पूर्वोत्तर राष्ट्रों में आतंकवादी की समस्या हो, तो वहां पर हम देखते हैं कि इस तरीके के अवसंरचनात्मक सुविधाओं का जनजातियों में के क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में गुणवत्ता नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे क्षेत्रों में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, पानी आदि के क्षेत्रों को बेहतर करने की जरूरत है। जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में हमें काम करने की जरूरत है। जो भुगतान संतुलन अव्यवस्थित है, उसमें आयात जहां पर निर्यात से अधिक है, उसे ठीक करने की जरूरत है। जो आरबीआई की रिपोर्ट है, उसमें 2016 में 15.1% था हमारा, 151% था हमारे कुल जीडीपी का आयात, और इस समय 167% हो चुका है। तो जो सुझाव है कि महामारी के प्रभाव जो पड़े हैं उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से सुधार सरकार के द्वारा चलाए जाएं, चाहे वो अवसंरचना का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन का क्षेत्र हो, उत्पादन में वृद्धि की का मैटर हो, या मानव पूंजी का मैटर हो, इसमें उसे वृद्धि करने की जरूरत है। जो अनौपचारिक, जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, उनको भी मजबूत करने की जरूरत है। ग्रामीण परिवार को मजबूत करने की जरूरत है। निम्न आय के लोगों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए। वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी की छूट और अवसंरचना का समर्थन के माध्यम से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। अब आज का समय पूरा हो रहा है, तो यह एक आर्थिक, हम लोगों ने क्या भारत ने विकास किया और भारत में किस तरीके की आर्थिक चुनौतियां विशेष रूप से कोविड के बाद हैं। तो उसमें एक तो लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार,
जो ब्यूरोक्रेसी में लाल फीताशाही है, जो भ्रष्टाचार है और जो नीतिगत अनिश्चितताएं हैं उसको कम करके श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण कानून और अनुबंध परिवर्तन का कार्यक्रम चलाया जाए। असमानता और गरीबी को दूर किया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए, बाढ़, सूखा, चक्रवात और ग्रीष्म लहर जैसे जलवायु समस्याओं से भारत को निजात दिलाने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ आज आपका यूनिट 14 और 15 भी कंप्लीट हुआ। आपका यह ग्लोबलाइजेशन के युग में भारत की विदेश नीति के बहुत मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की और विशेष रूप से आप लोगों को इस पर लाभ मिलेगा, एक दृष्टि मिलेगी जिस पर आप बेहतर कर सकेंगे। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार।